बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। प्रोग्राम आज है जी इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम के पहले टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जी बसंत के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से तो प्लान बनाए जा रहे हैं कि ना सिर्फ बसंत मनाई जाएगी बल्कि खूब जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बसंत आएगी और चली जाएगी, बल्कि वो जो 2000 में पाबंदी लगना शुरू हुई बसंत पे और 2004 में जाके मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई और अब इतने सालों के बाद बसंत वापस आ रही है, तो उसको खूब अंदाज में ना सिर्फ मनाया जाएगा बल्कि उसको वेलकम भी किया जाएगा। ये हमारी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से प्लान बना लिया गया है। प्लान क्या बनाया गया है? प्लान ये है कि ज़िला इंतज़ामिया ने इस त्यौहार को यादगार बनाने के लिए पूरे लाहौर शहर में तकरीबन 23 अहम शाहराएं हैं जिसको सजाना है। लाइटें होंगी, बसंत के रंग होंगे, फूल होंगे, पौधे होंगे, क्योंकि मौसम बहार की आमद का ये सिलसिला होता है जब हम बसंत मनाते हैं। तो ऐसे में ये कहा गया है कि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है, नूरजहां रोड है, MM आलम रोड है, हमारा जेल रोड है, कैनाल रोड है, फिरोजपुर रोड है, ये जितनी भी अहम और बड़ी शाहराएं हैं 23 शाहराएं हैं जिनको खूबसूरती से सजाया जाएगा, बरकी कुमकुमे भी लगाए जाएंगे। इसी तरह से अंदरून शहर की तरफ चले जाएं, सर्कुलर रोड है, आज़ादी चौक इंटरचेंज है, वहाँ पर तमाम शहर में आपको बसंत के रंग नजर आएंगे। ट्रांसपोर्ट वालों से गवर्नमेंट की जानिब से प्लान मांग लिया गया है कि ट्रांसपोर्ट को किस तरह से चलाया जाएगा। दूसरी जानिब 3 दिन के दौरान कुछ इलाकों में मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर मोटरसाइकिल पर पाबंदी होगी और पहले से ही गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान कर लिया गया है कि जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर जो एक सेफ्टी रॉड है वो लगाना बहुत ज़रूरी होगा। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि डोर से बचने के लिए या तो एक वो कमान की तरह का एक पूरा कर्व लगाते हैं बाइक पे, या फिर सिर्फ एक सेफ्टी रॉड लगा दिया जाता है कि खुदा न खास्ता किसी को भी जो डोर है उससे बचाया जा सके। अब गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि पतंग साजों के लिए ज़रूरी है कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो। जितने भी पतंग साज हैं और जिन्होंने पतंगें फ़रोख्त करनी है उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। अभी तक गवर्नमेंट को 530 दरख्वास्तें ऑनलाइन मौसूल हुई हैं, जिनमें से 340 को मंजूर कर लिया गया है और अभी 161 ऐसी दरख्वास्तें हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मैन्युफैक्चरर्स की 328 दरख्वास्तों में से 218 मंजूर कर ली गई हैं। ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो कि गवर्नमेंट हमें दे रही है, इदारों की जानिब से हमें मिल रही हैं। अब ये फेस्टिवल ना सिर्फ हमने मनाना है इसको फेस्टिवल की तरह, बल्कि इसको खूनी खेल नहीं बनने देना, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ही ये है। और इसी पे हमने बात करनी है जी। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजी कारकुन हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अशफाक खान भट्टी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, सर बसंत वापस आ रही है, गवर्नमेंट तो बहुत पुरजोश है, तैयारियां अनाउंस हो रही हैं, काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस खूबसूरत फेस्टिवल के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं तो आपको पता है मैं तो अंदरून शहर का वासी हूँ और ये बसंत जो है ये हमेशा, ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट ही हमेशा से अंदरून शहर से ज़्यादा इसकी होती थी जब ये अलाउड था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी कि 21-22 साल के बाद बसंत हो रही है और एक ऐसी जनरेशन है बच्चों की जिन्होंने कभी काइट कभी फ्लाई ही नहीं की। यही आज डिस्कस कर रहा था कई लोगों से कि जो ये फेस्टिवल है मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले इसको ख़त्म ही नहीं होना चाहिए था, बल्कि जिस तरीके से अब ये इसको इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाने की एक कोशिश हो रही है, तो ये अगर 20 साल पहले हो जाती तो क्या किसी को मेरा चले सर देर आए दुरुस्त आए। हाँ देखिए, लेकिन आप ये सोचिए ना कि इसमें नुकसान कितना हुआ। ये एक फेस्टिवल जो है हमारी को खुशियों के लिए नहीं है। ये आप देखिए कि इट पुट्स पाकिस्तान ऑन द कल्चरल मैप ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिल्कुल है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि ये 20 सालों में जो हमने जाया किए हैं, ये 20 सालों में एक $multi-billion की बिजनेस बन सकती थी और जिसका पैसा नीचे तक गरीब आदमी तक उतरता है। आप देखें आज इतना जोशो खरोश है कि छतें जो हैं लोगों की बेहिसाब, जो खास तौर में अंदरून शहर में वही लोग ज्यादा, क्योंकि बसंत की रौनक असल होती ही वहाँ है, तो छतें भी लोग अपनी बेच रहे हैं। और तो हर तरीके से इन हालात में कि जब इतनी महंगाई है और हर चीज़ है, तो लोगों के लिए औरतें घरों में बैठ के पतंगे जो हैं जो बनाती थी
जो वो भी ये चीज शुरू हो जाएगी। और हर तबके में आप सोचिए, कबाब लगाने वाला, रंगने वाला, चूड़ियां बेचने वाला, हर चीज एक इतनी मैसिव ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये फेस्टिवल होना चाहिए और लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर क्योंकि मैं तो बड़े सालों से क्या कहते हैं हमेशा मैं कोशिश रहा हूँ कि ये फेस्टिवल इसको एक सेफ एंड साउंड तरीके से ये वापस आए। तो सर मुझे ये बताइए कि आपने बात के आगाज़ पे कहा हमारी जो जनरेशन थी जो कि बसंत मनाती थी, अगर हम 2002-04 की बात करें तो उस वक्त की जो जनरेशन थी, उस वक्त के जो यंग बॉयज़ थे, अब वो तकरीबन बुढ़ापे की जानिब जा रहे हैं। क्या ये जो 2026 की हमारी नई जनरेशन है, क्या ये बसंत के खूबसूरत फेस्टिवल को समझेगी, वैसे वेलकम करेगी? और 2004 वाली जो जनरेशन है, क्या वो वाकई अपनी खुशियों को वापस लेकर उस तरह से एंजॉय कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो रहता ही अंदरून शहर में, तो मुझे पता है कि लोगों की क्या थिंकिंग है। ठीक। और ये एक क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट था कि जो लाहौरियों के खून के अंदर है। ये आप इस पे ये बहुत सारी पहले तस्करे होते, ये कोई ऐसा फेस्टिवल है कि जो गालिबन शायद कोई जिसका किसी मजहब के साथ जिसका ताल्लुक है, ये ऐसी बात नहीं है। ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ बाहर की आमद का फेस्टिवल है। और सिर्फ लाहौर में इसको इस तरह हुआ कि जो इसको मुंसलिक किया गया काइट फ्लाइंग से। सो काइट फ्लाइंग भी एक स्पोर्ट है जो लाहौरियों के खून के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे बड़ी जल्दी ये सीख जाएंगे इसको। और इसमें जो इनके जो बड़े हैं जो काइट फ्लाइंग जानते हैं, उनको आई एम श्योर कि वो इस चीज से जरूर उनको सिखाएंगे भी। और मैं समझता हूँ कि चूंकि पहली दफा इतने जो हम पहले भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती थी, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके इस पे काम करते थे। जो PH है हमारी पंजाब हॉट क्या कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती थी जब कामरान रशादी साहब जी बन के आए थे PHA के। तो ये उस वक्त पहली दफा गवर्नमेंट जो थी इसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व हुई। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट इसको प्रोजेक्ट करना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, एक बड़ा अच्छा सारी दुनिया में एक पाकिस्तान का जो इमेज होगा वो एक बेहतर और एक सॉफ्ट इमेज जो है हो जाएगा। बिल्कुल यूसुफ साहब, उम्मीद तो सर यही की जा सकती है कि तमाम मामला बहुत अच्छे से चले और ये बसंत जो कि हमारा एक खूबसूरत त्यौहार होता था, बाहर का त्यौहार, उसको हमने फिर खूनी खेल बनते हुए देखा और उसने बहुत तबाही भी मचाई। गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी चीज़ों की। अब आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, विल होनी चाहिए। पहले तो ये था कि हमारी एक हमेशा एक रही है चीज, अच्छा कोई चीज जो है वो हो रही है, चलो जी बंद कर पाबंदी लगा दो, पुराना पाबंदी लगा दो जी। नहीं कि कोई ये कोशिश करने की कुछ नहीं करता, कोई विल नहीं दिखाता कि यार हम इसको क्यों खत्म करें, हम इसको बेहतर क्यों ना करें। सारी दुनिया में इस तरह, बल्कि इंडिया में भी, इंडिया में इतनी कोशिश हो रही है बसंत को एक ऐसा फेस्टिवल बनाने की जिस तरह लाहौर का फेस्टिवल, और वो नहीं इस चीज को वो कामयाब नहीं हो सके। चाहे उन्होंने वहाँ दिल्ली में किया है या राजस्थान में किया है, ये सारी इन्होंने कोशिश वहाँ बहुत हुई है, लेकिन वो जो एक स्पिरिट है जो लाहौरियों के अंदर है बसंत मनाने की या कसूर में है, वो वहाँ मौजूद नहीं है बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो जिस तरह के अपने साउथ अमेरिका में मार्डी ग्रा है ना, जहाँ सारी दुनिया पहुँचती है उसको देखने के लिए, तो अगर इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाया गया, लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जितनी भी डेथ्स हुई है ना पिछले सालों में, वो सारी की सारी मोटरसाइकिल पे हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके टाइम का शुक्रिया। अशफाक खान भट्टी साहब, बसंत वापस आ रही है, पहले तो मुझे ये बताइए, आपको याद है बसंत के साथ यादें आप किस तरह से मनाया करते थे? जी बहुत ज़्यादा यादें हैं जी। हमारी बसंत जो है एक्चुअली एक मैडम फेस्टिवल जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। जिस तरह यूसुफ सलाहुद्दीन ने फरमाया है, जैसे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया के सामने जाएगा। बिल्कुल। मुझे याद है जब हम बहुत पहले की बात है, जब ये बसंत थी तो पूरे पाकिस्तान में इसका एक फेस्टिवल होता था, पूरी दुनिया से लोग आते थे। और जो लाहौर की छतें हैं, जो अंदरून शहर की हैं, जो इनकी हवेली थी, हम वहाँ जा करते थे, सबकी जो हवेली है वहाँ पर। उसके बाद अंदरून शहर में जो है मोची के मुकाम पर, अंदरून रंग महल में, और उसके बाद फिर जो है ग्वाल मंडी में फेस्टिवल था, यहाँ होते थे।
और वहाँ तमाम जो है पाकिस्तान से लोग आते थे, बाहर के शहरों से, बाहर के मुल्कों से भी। वहाँ बड़े अच्छे दिन थे। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये फेस्टिवल उस जमाने में था तो सादी धागा था, सादा डोर होती थी। उसके बाद जब ये मांझा स्टार्ट हुआ जी, उसके बाद जब ये इन्होंने केमिकल डोर स्टार्ट की और जो तंदी थी, तंदी भी कहते थे अगर मैं उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसमें केमिकल के साथ जो पीतल के आगे धागे सख्त किस्म के, उन्होंने नुकसान किया। और नुकसान उसका ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो है ना आपका एक गलत इमेज गया। अच्छा, इंडिया में बात कर रहे थे, इंडिया में 28 करोड़ लोग इस तरह से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ बंदा इसके साथ वाबस्ता था। हमने 2 कवर किए हैं फेस्टिवल, जो मैंने एज ए रिपोर्टर कवर किया है। लाहौर में जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उन्होंने किया था, उसमें ख्वाजा नदीम सईद माई थे, राया साकब वगैरह थे। उन्होंने कहा था कि हम जो है ना, उन्होंने कुछ बाइकों पे अपने पास से लेके तो रॉड भी लगाए थे। 48 लाख मोटरसाइकिलों पे रॉड लगाना, 3 दिन के उसके बंद करना, ये बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ 2 करोड़ आबादी है, अब करना क्या चाहिए कि बैसियत इंसान, बैसियत एक लाहौरी, हमें चाहिए कि हम खुद जो है इसको गवर्नमेंट के साथ तावन करें, अपनी हिफाजत खुद करें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों को कम से कम पीछे बिठाएं जो हादसे पहले हुए हैं। अब जिस तरह ये कह रहे थे कि अगर एक बंदा वो जो बांस होता है, बांस काटता है, फिर वो बनाते हैं, फिर छीलता है, फिर 10 लोग उससे वाबस्ते हैं। फिर उसके बाद धागे की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। उसके बाद लगाने वाले लोग थे और घरों में पतंगे तैयार होती थी। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें बिलाशुबा कोई 1 करोड़ लोग वाबस्ता था, सर्कल है जो कि बहुत बड़ी, जो खत्म हो गया। अच्छा, अब जो है, जो हमने दोबारा एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो दूसरा ग्रुप है, शेख जुबैर वगैरह लोग जो हैं, उसमें उस्ताद नन्ना वगैरह हैं, उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान से लोग जो दुनिया से आना चाह रहे हैं, उसमें होटल्स नहीं बुक हो रहे, जगह नहीं मिल रही, फ्लैट्स नहीं मिल रही। मैंने एक प्रोग्राम कवर किया था पिछले महीने, ग्वाल मंडी में एक हुआ था कि कनाडा से लोग आए थे, बहुत सारे मेहमान, जहां उन्होंने बाकायदा शागिर्दी की थी उस्ताद की, उस्ताद ये ख्वाजा साहब ने करवाया था। इस तरह लोगों में तो बड़ी खुशी है, लेकिन जो नेगेटिव पहलू है, नेगेटिव पहलू ये है कि आया दोबारा ऐसा ना हो जाए। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने, जमीयत ने बहुत कोशिश की थी पिछले 1-2 साल में कि जिस इलाके में बसंत की कोई अभी शनीद नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं थी, एसएचओ साहब जिम्मेदार होंगे, बल्कि ऐसे तो मुअत्तल हुए थे। कोई 1-2 इस तरह के वाक़या जब हुए तो पुलिस ने जाके छतों से बच्चों को पकड़ा, छोटे बच्चों को हवालात में डाला। मुझे भट्टी साहब ये बताइए कि हम लोग एंड यूजर को क्यों पकड़ना सबसे आसान समझते हैं? हमने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने ये मांझे वाली डोरें बनाई, जिन्होंने खतरनाक खूनी खेल शुरू किया? हमने उनको क्यों नहीं पकड़ा कि जिन्होंने कानून तोड़ना शुरू किया? हमने जड़ को नहीं पकड़ा, हमने एंड यूजर को पकड़ लिया, जाके एसएचओस को उड़ाया और लोगों के बच्चों को उतारा, उन पे मुकदमे दर्ज किए। ये ऐसा क्यों होता है वैसे? अच्छा मैडम, ये सब कुछ करने के बावजूद फैसलाबाद में वैसे बसंत हुई, पिछले 3 सालों में पिंडी में बहुत बड़ी बसंत हुई, कसूर में हुई। चूंकि लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ सख्ती कर ली अपने, बाहर सख्ती नहीं हुई। फिर जो लोग वाबस्ते हैं, जो शायकीन बसंत हैं इसके साथ, वो तमाम उसमें जो अमीर आदमी हैं, जो वो भी इसमें शामिल हैं, और उन लोगों ने लाहौर से बाहर जाके जो पेरीफ्री है वहां पर जाके बसंत के बाकायदा मनाई। बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता रहा, लेकिन जिस तरह से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था वैसा तो अब ये खैर नहीं रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आना शुरू हो गई थी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जी तालीम के मैदान के हवाले से, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आज तक 47 से लेकर 2026 तक जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान पर आई, हुक्मरानों की जानिब से ये कहा जाता रहा कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद हर हुक्मरान एजुकेशन पे बात करता है, सेहत पे बात करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हालत देख लें। बहुत सारे इलाकों में ठीक है बेहतर चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऐसी तादाद है स्कूलों की जहाँ पर बच्चे टाट पे बैठते हैं, उनके पास बेंचेस नहीं है, गर्मी है तो पंखे नहीं होते, लाइट नहीं चलती, सर्दी है तो मुनासिब उनको जो है वो इंतजामात नहीं मिलते, बहुत सारी बिल्डिंग्स ख़राब हो चुकी है, फर्नीचर खस्ताहाली का शिकार हो चुका है, बहुत सारे स्कूलों में वॉशरूम्स तक, पानी की सहूलत तक बच्चों के पास मौजूद नहीं है। और गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि अब हमने डिजिटल तालीम की तरफ जाना है, यानी
गूगल वर्क स्पेस बराए प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन प्रोग्राम के आगाज़ की मंजूरी दे दी गई है काबीना की जानिब से। और क्या इतने उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि इतनी आसानी से हम जो है वो डिजिटलाइज चीज़ों को करेंगे, या फिर उससे पहले जो बच्चों को बुनियादी सहूलियात स्कूलों में मौजूद नहीं है वो मिलनी चाहिए? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नासिर अदीब साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज से इनका ताल्लुक है, HOD हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नासिर अदीब साहब, सर सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ है कि हम जा रहे हैं डिजिटल तालीम की तरफ, क्या कहेंगे? देखिए सिद्रा, देखने में, बताने में, कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम डिजिटल तालीम की तरफ जा रहे हैं, हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे, हम वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, फिर उसी तरह आगे ऑनलाइन लर्निंग के मौके भी मिलेंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी लेमैन को बताएं, वो कहे जी गवर्नमेंट मॉडर्नाइज करने जा रही है चीजों को, तो आपको इस पे क्या एतराज है? पहले तो मैं 2-3 जो एतराज है मुझे, मैं वो डिस्कस कर लूं आपसे, देन वी कम टू दिस के ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है जी स्टूडेंट्स के लिए या इदारों के लिए। देखें, पहला नुक्ता ये है प्राइवेटाइजेशन का। आपने भी सुना होगा, हमारे नाजरीन भी जानते होंगे कि जी बिल्कुल मरहलावार प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूलों को, प्राइवेटाइज करने जा रही है जी। अब गवर्नमेंट समझती है कि जो सरकार की तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है समझना जी। उनको कट डाउन करके तो हम अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं, हम अपना बजट मैनेज कर सकते हैं, ठीक। हम IMF को समझा सकते हैं कि जी देखिए हमारा डेफिसिट बहुत कम जा रहा है। उसमें पहला स्टेप ये किया जा रहा था कि इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा था। यदि स्कूलों को प्राइवेटाइज किया गया, पब्लिक सेक्टर जॉब्स पे कट लगाया गया, उसमें ह्यूज रिडक्शन है। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट तो बाकायदा ये कह चुकी है कि हम किसी को भी जब सरकारी मुलाजिम के तौर पर नहीं ले रहे, सरकारी मुलाजिम के तौर पर रखे जा रहे हैं, मतलब हम गवर्नमेंट सर्विसेज को बंद करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें स्कूलों को प्राइवेटाइज करना पहला मरहला था, ताकि वो जो स्टेट का वादा है आपसे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो कट डाउन हो, खर्चे कट डाउन हो। अब दूसरा उसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि हम डिजिटल लर्निंग के नाम पे स्कूल बिल्डिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी रिपेयरिंग, असातिज़ा का खर्चा, एक बॉन्डिंग जो है स्कूल की और टाउन की, स्कूल और स्टूडेंट और टीचर की जो एक बॉन्डिंग है, हम उसको अब बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट का खर्चा कम आए इन चीजों पे और गवर्नमेंट बाकी अपना बजट मैनेज कर सके। नासिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई ना AI की एडवांस फॉर्म हमें दिखाना चाह रही है, हम कोई बहुत ज्यादा एडवांस चलना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अल्लाह करता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें AI की कोई एडवांस फॉर्म दिखा सकती है, और मैं और आप ये बैठे बहुत खुश हो रहे होते यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दें, तो इससे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप वो डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें लोग डिजिटल लर्निंग की तरफ आए। देखिए, मुझे मैं चूंकि एक सरकारी कॉलेज में एक डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, मुझे समझ आती है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं मीडिया स्टडीज पढ़ाता हूँ। मैं पिछले कई सालों से लैब के लिए दरखास्त दे रखी है मैंने कि मुझे मीडिया लैब प्रोवाइड करें। आप लोग मीडिया में काम करते हैं, आपको पता है कि मीडिया स्टडीज विदाउट लैब तो बिल्कुल कुछ नहीं होती। आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास ऑडियो वीडियो लैब नहीं है, आपके पास पॉडकास्ट स्टूडियो नहीं है, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? इतना बड़ा तारीखी कॉलेज है जहां पर आप पढ़ाते हैं, ये कोई छोटा मोटा किसी गली मोहल्ले के स्कूल की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, और ये उस जगह की बात है जहां पे BS प्रोग्राम हो रहा है और पिछले कई साल से हो रहा है, और हम उसको पता नहीं कैसे करवा रहे हैं, मतलब ये अल्लाह ही हमसे करवा रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जहां आप पहले से चीजें करवा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज आपने इंट्रोड्यूस करवा रखी हुई है, वहां आप मुतलका या मतलूबा सहूलतें नहीं दे रहे हैं, तो आप नए सिरे से एक डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग में क्या करें? क्या आप हर बच्चे को उसके घर पे हैवी स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे? सर इसकी तरफ नासिर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर, इसकी तरफ बाद में आते हैं कि किस तरह से लैपटॉप देंगे, कैसे देंगे। पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये जो बात की कि आपके मीडिया डिपार्टमेंट आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो इक्विपमेंट होना चाहिए, जो बच्चों की ज़रूरत है, जो उनके कोर्स की चीज़ें हैं, वो मौजूद नहीं है। फिर आपने कहा कि पिछले कई सालों से वहाँ पर BS कराया जा रहा है। सर वहाँ पर क्या फैकल्टी कम है, क्या मसला क्या है? उस सिचुएशन में क्या मसला है?
नहीं, फैकल्टी पूरी है, फैकल्टी का तो कोई इशू ही नहीं है ना। हमारे पास तो हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं और ऑब्वियसली वो पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके आते हैं, उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्रीज ले रखी हैं। तो सर प्रॉब्लम्स क्या है? फैसिलिटीज का होता है, फैसिलिटीज का है मसला फैसिलिटीज का होता है। हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए, आप मीडिया ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं जैसे आप बीएस इंग्लिश करवा रहे होते हैं या जैसे आप बीएस उर्दू करवा रहे होते हैं। आपको इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होती है, लैब स्पेस चाहिए होती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो बेटर देन मी। बिल्कुल। तो उन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड्स रिलीज करे, और हमारी जो एप्लीकेशंस फंसी पड़ी हैं उनके पास, उनको एक टेबल से दूसरे टेबल पर लेके जाएं, ताकि हम बच्चों को अच्छे वाला जो एक कोर्स है, जो प्रैक्टिकल है, आपको पता है मीडिया स्टडीज सारा प्रैक्टिकल कोर्स है, बिल्कुल ऐसे वो करवा सके हम उनको। अब जब हम अपने स्पेस में या अपने सिचुएशन में देखते हैं कि ऑलरेडी की जाने वाली चीजों को प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही है, तो उसमें स्कूल इतने ह्यूज लेवल पे आप स्कूल में डिजिटल लर्निंग या डिजिटल एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो आपका उस्ताद ही डिजिटली इक्विप्ड नहीं है। ठीक। मैं आपको बहुत सारे टीचर जैसे बता सकता हूँ जो व्हाट्सएप यूज करना भी नहीं जानते हैं, जिनको अभी शायद एआई का अंदाजा भी नहीं है, जो अपनी ऑनलाइन सैलरी स्लिप्स भी नहीं देख पाते हैं। तो आप इतने ह्यूज लेवल पे जाके करेंगे, और वो बच्चा जिसके पास एक देखें, डिजिटल लर्निंग के लिए पहले जरूरी है कि आपके पास गैजेट्स भी हो ना, आपके पास मोबाइल अच्छा हो, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास स्पेस हो, आपके पास स्कूल में बड़ी बड़ी लैब्स हो, तो ही आप डिजिटल लर्निंग कर पाएंगे। नासिर साहब, और उससे पहले जरूरी है कि अच्छी नासिर साहब, इस वक्त जो सर सरकारी स्कूलों का हाल है ना, जिस तरह से सरकार के अस्पताल और जिस तरह से सरकार के स्कूल हैं, मेरा ख्याल है कि जिस बंदे की बस हो चुकी है ना कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खाता है, सिर्फ उसी के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। जो थोड़ा सा भी अफोर्ड करता है ना, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना प्रेफर करता है। इस वक्त ये सूरत हाल है। हम बेंचेस नहीं दे सके, हम आला तालीम, बेहतर तालीम नहीं दे सके बच्चों को सरकारी स्कूलों में। हमने वो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले के बच्चे को किस तरह से डिजिटलाइज सिस्टम पे शिफ्ट करना है। वो उन्होंने मोबाइल घरों पे ख़रीदने हैं, घर वालों पे बोझ डालना है, आपने बनाने हैं, आपने ऐसे डिजिटल क्लासरूम्स बना देने, आपने क्या करना है। ये क्या ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? इतनी आसान है इस सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन करना जो सिस्टम बनाया गया है? देखिए जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना, गवर्नमेंट को डिजिटल लर्निंग की बजाय एक टर्म यूज होती है ब्लेंडिंग लर्निंग। ठीक। गवर्नमेंट को पहले स्टेप पे ब्लेंडिंग लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, यानी आप डिजिटली प्लस फिजिकल लर्निंग की तरफ जाइए, यानी जैसे अपने स्कूल में आप प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने स्कूल में डिजिटली इक्विप्ड लैब्स बनाएं। एग्जैक्टली। आप अपने स्कूल के बच्चों को वहां पे ट्रेनिंग दें, फिजिकल ट्रेनिंग दें। मतलब आप जैसे कंप्यूटर लैब्स होती हैं, कंप्यूटर टीचर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ एप्स पढ़ाएं, वो मुख्तलिफ मॉडर्न टूल्स पढ़ाएं, वहां पढ़ाएं ना आप हर स्कूल में। जब आप वहां पढ़ा लेंगे तो फिर आप डिजिटल लर्निंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंट लर्निंग। ठीक। जैसे आप ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे होते हैं, तो जब आपका बच्चा आपके पास आके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, जो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है उसका, जिसमें वो पहले से पढ़ रहा है, जिसकी उसे अंडरस्टैंडिंग है। हमने ये एक्सपीरियंस किया सिद्रा कोविड के जमाने में कि बच्चों से जो ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं। आप यकीन कीजिए सर मुसीबत पड़ गई थी। बिल्कुल ऐसा है, मुसीबत ही पड़ गई थी। और हम अभी तक मजाक में कहते हैं कि वो अच्छा तुम वो कोविड वाली क्लासेस के पढ़े हुए हो, जो नालायक मिलता है, हम उसे कहते हैं अच्छा तुम उस दौरान में डिग्री कर गए थे, तुम कोरोना वाले स्टूडेंट हो ना। क्योंकि बच्चों ने सीखा पढ़ा ही कुछ नहीं है। सही। आप अगर बच्चों को इस तरह सिखाना पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले उन्हें फेमिलियर करें उससे। जैसे ये बेसिक नफ्सियात है कि आप क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट आपस में फेमिलियर होते हैं, एक दूसरे की साइकोलॉजी समझते हैं, स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग समझते हैं, देन दे मूव फॉरवर्ड। तो इसी तरह आप बच्चों को डिजिटल इक्विपमेंट से, डिजिटल एनवायरनमेंट से पहले फेमिलियर तो करें, और उससे पहले सोसाइटी को करें। अगर आप समझते हैं कि सोसाइटी को डिजिटली इक्विप्ड होना चाहिए तो फिर आप इनकरेज करें लोगों को। आप मैं चूंकि मीडिया का टीचर हूं तो मैं बहुत तपा पड़ा हूं इस मामलात में कि आप अपनी एप्स जब चाहे बंद कर देते हैं, आप इंटरनेट जब चाहे शट डाउन कर देते हैं, आप जब चाहे हल्ला बोल देते हैं यूट्यूबर्स पे, व्लॉगर्स पे, ऑनलाइन अर्नर्स पे। किसी को सिक्योरिटी ही नहीं है, किसी को
तो पहले वो एनवायरनमेंट तो सिक्योर करें जिसमें आपने बच्चों को तैयार करके बिल्कुल। इंटरनेट सर बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक इशू है कि वाकई इंटरनेट की बंदिश क्या हमारे बहुत सारे इलाकों में अभी तक हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की सहूलत उस तरह से मौजूद ही नहीं है, सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो किस तरह से हम डिजिटल लर्निंग पे जाएंगे? अच्छा, अगेन वो जहां से हमने बात शुरू की थी कि ये कहने सुनने को बताने को बहुत अच्छा है कि जी हम डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बीइंग एन एजुकेशनिस्ट बता सकता हूँ कि पहले कोई ग्राउंड हो ना चीजों की, आप क्यों जा रहे हैं, पहले तो रीजन ये है कि आप क्यों जा रहे हैं। सर इसके रीजन मैं बताती हूँ आपको सर। 2592 स्कूलों की इमारतें बताई जा रही हैं कि जुज़वी तौर पर खतरनाक करार दी जा चुकी हैं कि ये मरम्मत करवा लें वरना खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 2368 पंजाब के ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतों पे बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर तामीर और मरम्मत की ज़रूरत है। सर इसलिए हमने सोचा है कि ऐसे तो हमसे फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ना बच्चों को वॉशरूम्स हम बना के दे सकते हैं, ना ठंडा पानी गर्म पानी की सहूलत मिल सकती है, ना हमसे वो पिछले दिनों वो कसूर के मेरा ख्याल है MPA साहब वही फरमा रहे थे कि कसूर में 632 स्कूल हैं सरकार के और 632 स्कूलों में 632 ही टीचर हैं, यानी पूरे स्कूल को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। और यहाँ पर हम डिजिटल स्टडीज की बात कर रहे हैं कि हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, एडवांसमेंट पे जा रहे हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि डिजिटल लर्निंग सस्ती है तो ये मैं खामख्याली ही कह सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए तो आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे। ठीक है, आप टीचर की तनख्वाह नहीं देंगे या आपको एक कमरा या एक बिल्डिंग नहीं, लेकिन आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको गैजेट्स चाहिए, आपको फास्ट स्पीड इंटरनेट चाहिए है, और फिर बच्चों की हाजिरी आप कैसे पूरी करेंगे? ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और आप सिद्रा, जब हम स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं जी, तो हम सिर्फ डिग्री ही नहीं कर रहे होते, हम सोशलाइजेशन भी सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सीख रहे होते हैं। हम अपने मुआशरे में उठना बैठना, लोगों को जानना, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलना, उनसे वो सीख रहे होते हैं। हमारे बच्चे भी ये सारा कुछ सीख रहे होते हैं। अगर आपने डिजिटल लर्निंग ही सिखानी है तो आप इसका मतलब है सोसाइटी से कट कर देंगे लोगों को, और आप सिर्फ ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करेंगे लोगों के लिए कि वो वहीं पे बिहेव करेंगे, वहीं एक दूसरे के साथ उठे बैठेंगे। ठीक, नासिर साहब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के सर चले आप शिफ्ट कर लें, आपने धक्काशाही किया है, आपने शिफ्ट कर लें आप डिजिटल के, कुछ ना कुछ करके हमने कोविड में भी कर लिया था, अब भी हमने कर लेना है। सर असातिज़ा किस तरह से पढ़ाएंगे? हमारे तो वही असातिज़ा चलते आ रहे हैं, हमने भी जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ा है या फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, वहाँ पर एक लैब थी कंप्यूटर की, हफ्ते में एक क्लास होती थी, और हफ्ते में एक क्लास में जाकर लैब में बच्चे क्या ही सीख लेते हैं ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। टीचर्स किस तरह से पढ़ाएंगे सर? टीचर्स तो ऑब्वियसली हमें टीचर्स जितना पैसा हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं इतना तो हमें टीचर्स की ट्रेनिंग पे लगाना पड़ेगा। ठीक, राइट, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक पे बात करते हैं। नासिर अदीब साहब का शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफसोसनाक खबर है, कल इस्लामाबाद में हमने देखा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरा घर तबाह हो गया, शादी का घर था और मातम में बदल गया। 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिनमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल थे और एक दिन के दूल्हा दुल्हन। और आजकल जो मौसम चल रहा है, मेरा ख्याल है कि सिलेंडर, हीटर या इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस हैं, वो हर घर की ज़रूरत बन चुकी हैं। गैस हमारे घरों में आती नहीं है, तो ऐसे में सिलेंडर रखना मतलब आपने घर में एक बम बांध के रखा हुआ है, आपने घर में अपने एक बम हर वक्त नस्ब करके रखा हुआ है। और आप जितना मर्जी महंगा सिलेंडर ले आएँ, आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या 2 नंबरी हुई है या क्या किस तरह से जो है वो सिलेंडर मतलब जो सेफ्टी टूल्स हैं उसको भी पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। आज लाहौर शहर में फिरोजपुर रोड पर गैस हीटर बताया गया कि उसकी वजह से कमरे में हीट जमा हो गई, गैस भर गई, ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर 6 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, कुछ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। और LPG सिलेंडर के सबसे ज़्यादा वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं वो 170 वाक़यात लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। ये मतलब पिछले साल की रिपोर्ट सामने आई है। फैसलाबाद में 50 हादसात हुए हैं
और रावलपिंडी में 38 हादसा, गुजरांवाला में 25 हादसा हुए हैं। और हाफिजाबाद, लोधरा पंजाब के ऐसे शहर हैं जो उनको महफूज तरीन करार दिया गया है कि वहाँ पर कोई धमाका नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ये हाफिजाबाद, लोधरा जो है ना, ये हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं जहाँ पर मेरा ख्याल है कि लोग वैसे ही लकड़ियाँ वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सिलेंडर का कम इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, हमारे शहरों में घरों की ज़रूरत बन चुकी है। दूसरा बड़ा अहम पॉइंट, हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल के पास, हर बड़े बाजार में, हर चौक में आपको एलपीजी की दुकान नजर आती है। इलीगल शॉप्स है। जिला इंतजामिया से आज तक उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हुई। बात करेंगे, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, ये एलपीजी सिलेंडर फटना और ये हमारी किस्मतों में लिखा जा चुका है, क्योंकि हमारे घरों में गैस नहीं आती। 3 घंटे सुबह आनी है, 2 घंटे दोपहर आनी है, 3 घंटे शाम को आनी है। उसके बाद हमने सारा दिन अपने साथ वो खुदकुश जैकेट की तरह वो बम बांध के फिरना है हमने सिलेंडर की सूरत में। क्या कसूर है सर हमारा? हमारा कसूर ये है कि हम बता दो। जी जी बताइए सर, बताइए। मैं तो आज हमारा कसूर ये है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहां उस वक्त कानून जागता है, हुकूमत जब हम मरते नाचती है, जब 600 बंदा पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाली अद्वियात से मर जाता है। ठीक। हम उस वक्त हरकत में आते हैं जब डेंगू से 20,000 मौत शुरू में हो गई थी, फिर हमें पता चला कि एंटीबायोटिक जो है वो गलत है। हम उस वक्त हरकत में आते हैं जब छोटे बच्चे जो है, जो जाली पाउडर का दूध जिससे बनता है वो पीकर जनरल अस्पताल जैसे अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में आते हैं और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। देखें, इसको रेगुलेट करने के लिए ओगरा मौजूद है। ठीक। और ओगरा जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और ये एक अथॉरिटी मौजूद है जिसने जितने सिलेंडर बनाने वो ओगरा अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक। उसमें सेफ्टी वाल्व होना चाहिए, उसमें प्रेशर जो है उसको मापने का आला लगा होता है। ठीक। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों के नाक के नीचे, हमारे कमिश्नर्स की नाक के नीचे, हमारे डिप्टी कमिश्नर की नाक के नीचे, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर की नाक के नीचे ये जितने आतिशफियां और 2 नंबर सिलेंडर्स हैं वो वहां पे बन रहे हैं और बिक रहे हैं और खूबसूरत रंगों में बिक रहे हैं। ये जब हुकूमत जो है रेगुलेटरी एक बॉडी मौजूद है, उसके तमाम सूबों में दफातर मौजूद है, तो फिर ये क्या जख मार रही है ये जो ओगरा है? जावेद साहब, ओगरा का सिर्फ इतना काम है कि उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ानी है, कम करनी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, कम करनी है, बस नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके अलावा ओगरा का कोई काम नहीं है, मुझे आज तक नजर नहीं आया। अच्छी बात है, आपने खुद ही बता दिया। आज हम दोनों सर एक पेज पे हैं, क्योंकि मुझे बहुत दुख है इस स्टोरी का। मैं कई सालों से कवर कर रही हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, सिलेंडर कहां बनते हैं? ये जितने सिलेंडर 90% जो अब तक वाकयात आपने बताए हैं, इनमें 90% वाकयात नाकस और 2 नंबर सिलेंडरों के फटने से हुए हैं। बिल्कुल। अब लोगों के पास पैसा नहीं है ना इतनी। देखें, इसमें हम सब मुलव्वस हैं। हम टीवी पे गवर्नमेंट जो है वो माजरत के साथ, आप खतून है लेकिन मैं बोलने से बाज नहीं आऊंगा। देखिए सर, फिर भी ध्यान से सर प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, जरा लफ्जों का इंतखाब केयरफुली। देखिए मैडम, ये कोई बुरी बात नहीं है। जी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी। जो बात है वो मैं करके रहूंगा, आप जितना मर्जी मना करें। जरा अल्फाज का चुनाव बेहतर चुनाव बिल्कुल खूबसूरत होगा। बात जो मर्जी अगर टीवी पर हम पब्लिक मैसेज कॉन्डम का चला सकते हैं तो मजबूत और जो ओगरा अप्रूव्ड सिलेंडर है उनका क्यों नहीं चलाते? उनका गवर्नमेंट इश्तिहार क्यों नहीं देती ताकि अवाम को अवाम को पता, अवाम के पास तो अवेयरनेस ही नहीं है। आपके मोहल्ले में और मेरे मोहल्ले में बड़े खूबसूरत दीदाजेद रंगों से जो है वो सिलेंडर बिक रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि जो 1 नंबर सिलेंडर है, जो ओगरा अप्रूव्ड है, वो कौन है। इस वक्त मैडम मैं आपको बता दूं। एक मिनट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए सर। सरकार को आप इश्तिहार का मशवरा दे रहे हैं कि सरकार इश्तिहार चलाए और साइड पे हो जाए। भाई अवेयरनेस सर सरकार वो जाली फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद कर रही जहां पे ये सिलेंडर बन रहे हैं? दुकानों को बंद करें ना, उनको जहां पे ये सिलेंडर बन रहे हैं मैडम, उठाए फेंके उनको किसी जगह पे, ना मार्केट में होगी ना हम जैसे लोग खरीदेंगे। आपने ये तमाम काम दे दिया है पटवारी को।
ठीक, काम मिला है कि रीफिलिंग जो गलत है सिलेंडरों की उसको रोके। अब ये अपने तमाम काम पटवारी पहले असिस्टेंट कमिश्नर को दिया कि इनको पकड़ें, उसने जनाब एसएचओ को दिया और फिर पटवारी तक पहुंच गया ये, वहां पे दिहाड़ियां लगती हैं और घरों को चले जाते हैं। अब मैं आज आपको बता दूं मैडम आपके प्रोग्राम में कि ये बनते कहाँ हैं। अच्छा, ये वेल्डिंग की जो वर्कशॉप्स हैं जहां पे गाड़ियां मरम्मत होती हैं या उनके पुर्जे बनते हैं, इनकी ये असल फैक्ट्रियों में नहीं बनते। फैक्ट्री मालकान ने सस्ते सांचे बनाने के लिए और सस्ते सिलेंडर बनाने के लिए इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की बैक साइड पे अंधेरे में ये बना रहे हैं और लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। और जो वेल्डिंग की वर्कशॉप्स है वहां पे ये बन रहे हैं, फैक्ट्रियों में नहीं बन रहे। अब इन सब का पता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, ओगरा को, एसी को, डीसी को, एसएचओ को, सबको पता है। लेकिन मेरे जरा ये बता रहे हैं कि वहां से जो है नजराने लेते हैं और खुली छुट्टी दे दी है। जावेद साहब, रजिस्ट्रेशन कितनी दुकानों की है? रजिस्ट्रेशन ये जो एलपीजी फिल कर रहे हैं, ये जो 2 नंबर तरीके से जगह जगह इन्होंने जो है वो भी बमों की दुकानें हैं जो इन्होंने खोली हुई है, ठीक है। और दूसरा ये कि पतंगों की रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं कि पतंगों पर क्यूआर कोड होगा, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सर पहले एलपीजी सिलेंडर इनकी तो रजिस्ट्रेशन दुकानों की करा लें। जी, आपने सही सवाल किया, सही नुक्ता उठाया आपने। ठीक, देखिए इस वक्त जो आपने रीफिलिंग की बात की कि सिलेंडरों की रीफिलिंग जो है वो आतिशफशां वहां पे पहाड़ हैं, ये बम हैं। अब देखिए आपको ये सुनकर दुख भी होगा क्योंकि आज आप भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। और देखिए लाहौर में मैं दावे से कहता हूं, अगर कोई कानूनदान मौजूद है तो आए मैं सबूत दे देता हूं। लाहौर में रीफिलिंग जो सिलेंडर की होती है एक भी दुकान रजिस्टर्ड नहीं है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की छतरी के नीचे ये गैर कानूनी धंधा हो रहा है। और पतंगबाजी हमने अरबों रुपया लगाना है वहां और दुनिया को बताना है कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बसंत भी बनाते हैं, हम कत्लेआम भी करवाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मैं दावे से कह रहा हूं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मेरा चैलेंज है कि एक दुकान रीफिलिंग की लाहौर में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक, जो सिलेंडर 80 से 85% दुकानों में बिक रहे हैं वो तमाम के तमाम सब स्टैंडर्ड है। ठीक, एक भी ओगरा अप्रूव्ड नहीं है, जाली बोरे लगी हुई हैं। जब मैडम ऐसा होगा तो लोग तो मरेंगे, सिलेंडर तो फटेंगे। और मैं कहता हूं कि ये जहां सिलेंडर फटता है मौत होती है, फिरोजपुर रोड पे हुई या इस्लामाबाद में, इसका जिम्मेदार जो है इसकी इनकी कातल जो है, इनके जो जिम्मेदार है कत्ल, ये कत्ल है वो हुकूमतें और मुतलका डिप्टी कमिश्नर। अच्छा सर, एक इदारा जिसने हमें इस सारी मुसीबत में झोंका है उसको हमने नहीं भूलना, SNGPL। जी, हमारे यहाँ गैस ही तो थी, आज तक गैस ही तो एक सस्ती थी जिसका बिल 200-300 रुपए आता था। अब उसका बिल भी हजारों में आता है लेकिन गैस घर पे नहीं आती। 2-3 घंटे सुबह, 2-3 मजबूरी बन गई है सर घरों पे सिलेंडर रखना। क्या करें, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोते हैं, टाइम पे कोई मेहमान क्या करें, कहां पर जाएं? SNGPL साइड पे होके बैठा हुआ है, भाई आप कसूरवार हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, मैं एग्री करता हूं। देखिए लाहौर हो या पूरा मुल्क इस वक्त बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग की बिल्कुल में है। वो बिजली हो, वो गैस हो, वो पानी हो, इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे हम लवारसों के मुल्क में बैठे हुए हैं। और हम लवारस हैं ना, हमारे पास गैस है, सुबह बच्चे लोगों ने तैयार कर दी है, फिर मजबूरन किसी ने। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप सुन के हैरान होंगी कि गैर मियारी गैस भी बिक रही है शहर में, उसको भी पूछने वाला कोई नहीं है। आप सिलेंडर क्यों फटते हैं? एक तो वो नाकस है, उसमें सेफ्टी वाल्व नहीं है, उसमें प्रेशर नापने वाले आले नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिलेंडर स्क्रैप में बिकते हैं उनको ये मरम्मत करते हैं। मैंने कहा था वेल्डिंग की वर्कशॉप में जी, वहां उनको मरम्मत करते हैं, फिर खूबसूरत रंग लगाते हैं और उसमें मार्केट में ले जाते हैं। अवाम बेचारी के पास इतना ना टाइम है, ना इतनी सेंस है, ना इतना पैसा है। गुर्बत ने मार दिया है उन्हें कि वो असल सिलेंडर जो है ओगरा पाज जिसको अप्रूव्ड कहते हैं वो बहुत महंगा है। अगर वो 20,000 का है तो ये उन्हें जनाबे वाला 2500 का मिल जाता है। तो अवाम सस्ते की तरफ जाते हैं। वजह क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूं कि ओगरा के जो MD हैं या जो भी मुतलका है जिसने रेगुलेट करना है उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस दूल्हा दूल्हे का
जो इस्लामाबाद में अल्लाह को प्यारे हो गए सिलेंडर फटने से। सर ओगरा, SNGPL, जी, जिला इंतजामिया, DC, उस इलाके का AC, उस इलाके का SHO, मेरा ख्याल इन तमाम लोगों को नामजद कर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इंसानी हकूकी तंजीमों को मैदान में आना चाहिए। 8 अफराद की हलाकत का मुकदमा इन सब लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। आप 5 सालों का अगर डाटा आपने अभी बताया है, 5 सालों में जो है 274 वाकयात हुए हैं सिलेंडर फटने के, और अल्लाह का शुक्र है कि अब बसों के ऊपर सिलेंडर लगे हुए थे, कोचों के ऊपर सिलेंडर लगे हुए थे, तमाम के तमाम लाख और आग लगी आज तक चल रहे हैं सर। ये जो छोटी वैन चलती है ना, जिसको वैगन कहते हैं, और कोई पूछने आज वाला तक जो है वो उसमें CNG सिलेंडर चल रहा है जी। अब कोई नहीं पूछने वाला। मैं वही तो रो रहा हूँ, फिर आप मेरे पीछे पड़ जाएंगी मैडम। नहीं सर, आज तो हम एक पेज पे हैं। जाते हैं। देखिए मरियम नवाज साहबा तो मैं आपके साथ एक पेज पे हूं। आज मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है आपसे। अगर पंजाब में वाकया होता है, लाहौर में होता है, कसूर में होता है, तो उसकी जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है, और चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है मरियम नवाज साहबा। 250 कानून बना लिए, कानून और बना ले, तजावुज़ात हटा लें, हम आपके साथ और बना लें, इंसानी जिंदगी का सवाल है, बना लें, हम आपके साथ हैं, लेकिन पहले प्लीज हमारी जिंदगियां बचा लें। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले वो काम कर लें जिनकी अशद जरूरत है। मैं वही कह रहा हूँ कि 250 से 300 कानून बना ले, धड़ाधड़ कानून बना ले, एक और सही, एक और असेंबली में रात बिल पास तो मौजूद है, अमल करा लें ना, कानून ना बनाएं, अब अमल करा लें, जो पहले से मौजूद है अमल करा लें, कवानीन बाद में बना लेंगे। मैडम सिर्फ ओगरा के पास है रजिस्ट्रेशन। अब पंजाब हुकूमत जो है वो सुबह आजाद है, 18वीं तरमीम के बाद पंजाब आजाद है, अपना बनाए, रेगुलेट करे, कानून बनाए, डंडा उठाएं और चलाएं डंडा, जैसे 16-16 साल के बच्चे अंदर किए थे, ये दुकानों वालों को अंदर 15-15 हजार चालान कर दिए, ठीक है ना। हाँ। तो क्यों नहीं करती मरियम नवाज साहबा? और मरियम नवाज साहबा अगर वो 18वीं तरमीम के बाद आजाद है उसका सूबा, तो इनको मेरे को चौराहे में टांग देना चाहिए, ऐसे सब स्टैंडर्ड जो है सिलेंडर बेचने वालों को, और जिसमें 2 नंबर गैस भरी जा रही है, 2 नंबर सिलेंडर है, जिसमें कोई SOP नहीं है, कोई कवानीन नहीं है, कोई महकमा इंडस्ट्री इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। तो मैं मैडम यही कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा, चलो पाकिस्तान को, ओगरा को होश नहीं आ रही, आप तो एक नई तारीख रकम कर रही हैं सूबे में, आप तो नए नए कानून ला रही हैं, आप 15-15 साल के बच्चों को हवालात में भिजवा रही हैं जिनके पास वो हेलमेट नहीं है। आप इस पे भी मेहरबानी करें, पहले जिंदगियां बचाएं लोगों की, एक लाए कानून एक और। जावेद साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, लेकिन जावेद साहब की तरफ से और मेरी तरफ से ये हमारी मुश्तरका अपील है, आप तजावुज़ात के ऑपरेशन साइड पे रख दें, वो हम मैनेज कर लेंगे, वो बाद में भी किए जा सकते हैं। आप बसंत को भी साइड पे रख दें, वो भी हम बाद में, पहले हमारी प्लीज़ ज़िंदगियां बचा लें, पहले हमें अस्पतालों में जाली अद्वियात से बचा लें, हमें फार्मेसी से जाली अद्वियात से बचा लें, हमें पहले जो हमारे बच्चे 2 नंबर डब्बे के दूध पी रहे हैं हमें उनसे बचा लें, हमें ये सिलेंडर धमाकों से बचा लें, हमें 2 नंबर पेट्रोल से बचा लें, हमें इन तमाम 2 नंबरियों से बचा लें। इंशाल्लाह उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कल के प्रोग्राम में मिलते हैं, अल्लाह के बाद।